हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह 2022-23 का बजट आ चुका है और इस बजट की हाइलाइट्स, इनकी प्रमुख बातें, इसकी बड़ी बातें और कितनी राहत ये बजट आपको दे सकता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। और आने वाले समय में दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, तो अब की बार ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ज़्यादा राहतें देगा, लोक लुभावन ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि चुनाव के पहले पार्टियों को अपने जो तय एजेंडे हैं उनके ऊपर भी आगे बढ़ना है। तो हर एक कसौटी पर इस बजट को कैसे एक्सपर्ट पाते हैं, अब इसे समझने की बारी है। हमारे साथ में आज इस समय डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है, जाने माने अर्थशास्त्री के तौर पर हर बार बजट को आसान भाषा में समझने के लिए ये हमारे साथ होते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। बजट आपने पूरा गौर से ध्यान से सुना छत्तीसगढ़ सरकार का जी, और जिस तरह से जिस ब्रीफकेस में इसको लाया गया उसी पर लिखा था कि गोधन ही लक्ष्मी है, और उस गोधन वाले ब्रीफकेस में प्रदेश के लिए जो कुछ निकला वो आपने ध्यान से सुना। सबसे प्रमुख अगर आपको इसकी 5 बड़ी बातें निकालनी हो तो आप क्या निकालते हैं, क्या इसकी हाईलाइट? देखिए, सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो मुख्यमंत्री खुद जो आ रहे थे और जो ब्रीफकेस लेकर आ रहे थे, जो आपने बताया कि जो गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस है। और जब 2019 में भी जब पहला बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था तो वहां से जो सरकार ने अपना एक जो लक्ष्य रखा है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं क्रमशः। और अभी भी इस बजट में वही जो उनके उद्देश्य हैं, उनकी जो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर अपना चौथा बजट पेश किया। और एक जो गोमय वस्ते लक्ष्मी, मतलब गोधन से कैसे आप कमाई कर सकते हैं, इसके विभिन्न अलग अलग उदाहरण जो राज्य सरकार वक्त वक्त पर पेश करती है, उसी में एक कड़ी और जुड़ गई। और आज जो बजट पेश हुआ उसमें सबसे प्रमुख बात ये, एक तो कोई नया कर नहीं है, किसी के ऊपर कोई नया कर नहीं लगाया, और दूसरा आने वाले वक्त में सरकार की प्रेफरेंस कहाँ है वो स्पष्ट हो गया है। बिना देर किए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हैं और एक बड़ा ऐलान जो कर्मचारी चाहते थे वो भी हुआ है। तो आज दोनों वर्गों से 2 बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ में हैं। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा की शुरुआत कर चुके थे, उनसे हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ विजय कुमार झा जी हैं, प्रमुख प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रह्मे जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। हाईलाइट्स हमने देखे सुने, सबसे प्रमुख 5 बातें हम इसी पर थे, क्या आपको लगती है इस बजट की? तो वही जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उससे बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे देखिए कि जो पूरा इनका जो उद्देश्य था, इनकी जो प्राथमिकताएं हैं सरकार की, कि ये कह रहे हैं कि जो एक ग्राम केंद्रित नई अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो वो तो इनका शुरू से जो पहला बजट 2019 में आया था तब से है। और काफ़ी सारी घोषणाएं हैं। और यदि ये बात होती है कि इनके माध्यम से गाँव में ना केवल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और दूसरे युवा हैं लोग हैं, उनको कौशल प्रशिक्षण देना है, उसके माध्यम से रोजगार पैदा करना है, एक तो ये बात है। दूसरी जो बात शुरू में इन्होंने कही, दूसरी बात जो पुरानी जो पेंशन व्यवस्था है उसकी बहाली की जो बात है, सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये चीज़ होगी कर्मचारियों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, खासकर जो 2004 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं कर्मचारी उनके लिए, क्योंकि जो नई पेंशन योजना है वो उसमें जो है रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कि कितना हमें पेंशन मिलेगी। दूसरी बात ये है। तीसरी जो बात है, मैं कहूँगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल सिर्फ स्वामी आत्मानंद जी के नाम पे चल रहे थे और अभी इस साल 32 स्कूल जो है वो खोलेंगे, एक ये बड़ी है। और इकोनॉमिक्स के रूप में मैं 2 पॉइंट को और जो चौथे 5वें रूम में हाईलाइट करूँगा। एक तो ये कि जो राज्य की जो आर्थिक स्थिति का जो वर्णन वो कर रहे थे कल जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके संबंध में, तो वो काफ़ी अच्छी है। लगभग 11.5% की ग्रोथ रेट जीडीपी की जो हमें जो है जिसे हम कहें कि वास्तविक अर्थों में है महंगाई को घटाने के बाद, तो वो एक अच्छी ग्रोथ रेट है जो कि नेशनल लेवल से ज़्यादा है। 9.2% से हमारी विकास दर ज़्यादा है ये। और उसमें भी जो ग्रोथ रेट आप देखते हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी अच्छी है, और वो खासकर निर्माण क्षेत्र में
और जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है, वो एक अच्छा है। तो ये जो ग्रोथ रेट है और सरकार का पूरा जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट इनका है, जो मॉडल जो कहते हैं, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल है कि बहुत ज़्यादा जो समावेशी प्रकार का ये बजट इनका रहता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा ये इसके अंदर इसको इंक्लूड करते हैं सारी योजनाओं में और सारी नीतियों में। तो यदि ये देखा जाए कि हमारी यदि ग्रोथ रेट यदि अच्छी रही है, नेशनल लेवल से अच्छी रही है, कि जहाँ केंद्र में 9.2% की थी, हमारी 11.5% की है, तो इसको ऐसे क्या समझ सकते हैं कि इनका मॉडल एक काफ़ी हद तक कारगर रहा है, जिस तरीके से कोविड से निपटा गया। और दूसरी इसी में इम्पॉर्टेंट बात है कि जहां नेशनल इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट रही है, तो पिछले साल को छोड़ के वो जो हम 2000 हम कहें कि 19-20 के जो लेवल पे हमारी इकोनॉमी आई है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की रिकवरी की जो फास्ट गति रही, तो हम उससे कहीं आगे बढ़े हैं। तो ये एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से बात है। और दूसरा जो 5वां पॉइंट मैं कहूँगा कि इस बार बजट में जो है ये बहुत अच्छी मैं कहूँगा बात ये है कि इन्होंने जो अपना जो जिसको राजकोषीय प्रबंधन की जो बात कही है, वो इनका ये प्रबंधन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि शुरू के वर्ष में उतनी जो मजबूत स्थिति नहीं थी, वो अब प्रबंधन करते दिख रहे हैं। क्योंकि जो रिवाइज भी एस्टीमेट आया है, रिवाइज एस्टीमेट में इनका ना केवल जो है राजस्व घाटा कम हुआ है, इन्होंने 3000 करोड़ के लगभग कहा था, वो 1000 करोड़ हुआ है, और इस साल तो ये राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास जो है पूंजी निर्माण के लिए और स्पेस बच जाता है, जगह बढ़ती है। एक चीज़ ये, दूसरा ये भी है कि इन्होंने जो अनुमान लगाया था कि पिछले साल का हमारा बजट कितना रहेगा, वो लगभग 97,000 करोड़ के लगभग था, तो रिवाइज में वो भी बढ़ गया है, वो 99,000 करोड़ का बजट हो गया। तो साइज ऑफ बजट बढ़ा है, इस साल तो लगभग 1,04,000 करोड़ का बजट ही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये घाटे को नियंत्रित करते हुए जो है आप इकोनॉमी को जो है सभी लोगों को समावेश करते हुए जो जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये जो प्रबंधन है ये राज्य का सुधरे। तो इस दिशा में ये एक बजट अच्छा बजट मैं कहूँगा, क्योंकि ये रेवेन्यू जो है सरप्लस का बजट पहली बार जो है 3 साल के बाद हमारे पास देखने को मिल रहा है। 2 पॉइंट रविंद्र सर जो हाईलाइट हमको भी लगते हैं, जैसे अगर कोविड काल की हम व्यवस्थाओं को देखें जी, कोविड काल में भी हमने देखा था कि लोगों की जेब में पैसा था, क्योंकि डायरेक्ट जो बेनिफिट है उन डायरेक्ट बेनिफिट्स को बढ़ाया था सरकार ने, और उसमें जो मजदूरों से जुड़ी हुई एक योजना है उसको अब की बार सरकार ने 6 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया। तो क्या इससे भी जो मार्केट में पैसा है वो आएगा, क्योंकि ये धनराशि जितनी है और जिन लोगों जिस वर्ग के पास में जाहिर तौर पर उनका रुख बाजारों की तरफ रहेगा, और दूसरा है जो जनप्रतिनिधियों का पैसा है, हाँ जी, वो भी इसमें बढ़ाया गया जी। और हमारे साथ में इस वक्त मंत्री अमरजीत भगत जी भी जुड़ गए, डॉक्टर अरविंद ब्रह्मे जी, स्वागत है आपका मंत्री जी, बहुत बहुत हमारी चर्चा में। बजट पेश हो चुका है, पहली ये बहुत सारी उम्मीदों से जुड़ा हुआ बजट रहा है, लेकिन इस बजट में सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात आपको स्वयं को क्या नजर आती है सरकार का हिस्सा होने के नाते? देखिए, छत्तीसगढ़ में बजट पेश हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सबके लिए पिटारा खोला है। हम कहें कि अगर सबका साथ सबका विकास, तो सही माने में ये चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। पढ़ने वाले छात्रों से लेकर के कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर के विधायकों तक सभी के का ख्याल रखा गया है, और सभी के जो मांग थे उसको ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके परीक्षा शुल्क में जो कंपटीशन में जाते हैं उनके लिए छूट दिया गया है। वहीं कोविड के कारण, महंगाई के कारण जो परेशान थे कर्मचारी, उनका मांग था कि हमारा पुराना जो पेंशन योजना उसको लागू किया जाए। उसको लागू करने से इस कर्मचारियों में हर्ष है। वहीं पंचायती राज्य में ग्राम पंचायत से लेकर के जनपद पंचायत और जिला पंचायत तक के सदस्य से लेकर के उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी के मानदेय में वृद्धि किया गया है, एवं उनके लिए निधि का भी व्यवस्था किया गया है। ठीक उसी प्रकार विधायकों के भी क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि में भी
इजाफा करके 4 करोड़ कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सबका विकास सबका साथ वास्तव में ये फलीभूत होते हुए दिख रहा है। सभी वर्गों में हर्ष है। यहाँ पर जहाँ छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है, उनके धान को, किसानों के धान को खरीदने की व्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उनको सपोर्ट करने की बात, और जो पीडीएस सिस्टम में सभी के यहाँ चूल्हा जलाने के लिए व्यवस्था और सबके भूख को मिटाने की जो व्यवस्था की गई है, तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और सभी वर्गों में इस बजट को लेकर के हर्ष व्याप्त है। जी, तो मंत्री जी हम इस पर चर्चा कर भी रहे थे, जैसे जैसे बजट सामने आता गया हर एक बिंदु पर हमने बातचीत की। हमारे साथ में यहाँ अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रह्मे जी भी हैं। डॉक्टर साहब से हम ये भी बात कर रहे थे कि वो क्या हाईलाइट देखते हैं। रविंद्र जी, मंत्री जी भी यही बात कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के पास में भी अब वो चीज़ होगी विकास करने के अधिकार के साथ साथ जो वो लगातार मांगते रहे थे या जिसकी मांग उठती रही थी, उनका भी जिस तरीके से हाथों में एक पैसा पहुंचा है उनके इलाकों तक जाएगा, लोगों तक जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या स्कूलों के बारे में, अब हिंदी मीडियम स्कूलों के बारे में, ये 2 कदम आपको कैसे लगते हैं? एक, घर में सीधे पैसे आ रहे हैं मजदूरों के, दूसरा जनप्रतिनिधियों के पास में भी एक अमाउंट है, और तीसरी बात ये कि स्कूल जिसमें हम हिंदी मीडियम की भी मांग कर रहे थे वो भी इसमें इंक्लूड है। हाँ जी, हाँ, ये बहुत मैं कहूँगा कि अच्छा स्टेप है जहाँ जनप्रतिनिधियों का पैसा बढ़ा है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि जो रेत खदानों का जो संचालन जो ग्राम पंचायत को देने की घोषणा की गई है, ये भी एक बड़ा अनाउंसमेंट है सरकार का। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो हम श्रमिकों को या किसानों को या जो है आदिवासी लोगों को, उनके पास जो हम जो कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, विभिन्न योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो या मजदूरों के लिए जो न्याय योजना हो, तो ये जो योजना है, मैं यही कह रहा था आपसे इस बात को कि यदि छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट अच्छी आ रही है, यदि 11.5% की ग्रोथ रेट है और सरकार कह रही है कि ये हमारा हमने डेवलपमेंट की ये स्ट्रेटेजी बनाई है, कि तो ये स्ट्रेटेजी को मैं कहता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव ज़्यादा। एक चीज़ होता है कि आप उत्पादन बहुत कर रहे हैं, आपके यहाँ इनकम बढ़ रही है राज्य की, पर सवाल ये है कि उसका वितरण आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो यदि इस वितरण के माध्यम जो विभिन्न योजनाएं जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहे हैं, उनको मैं समझ रहा हूँ कि जो जीडीपी बढ़ रही है उसका आप गरीबों के पक्ष में उस आय का वितरण कर रहे हैं। तो ये देखने पर कि आपकी छत्तीसगढ़ की जीडीपी भी बढ़ रही है और आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ग्रामीण क्षेत्रों से विकास केंद्रित होकर जा रहा है, ये आप कह रहे हैं, ये शुरू से कह रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी कहीं तो सफल होती दिख रही है, क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट नेशनल लेवल से ज़्यादा है, 9.2% से बढ़ा होकर 11.5% है। और आपका मॉडल है कि ग्राम जो केंद्रित हमारा विकास का मॉडल है छत्तीसगढ़ का, तो इस लिहाज से देखने से जो कल जो है इकोनॉमिक सर्वे के फिगर जो बोल रहे हैं, आज भी जो है मुख्यमंत्री महोदय ने जो है अपना बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया, तो ये तो आंकड़े कह रहे हैं कि जो है छत्तीसगढ़ की जो स्ट्रेटेजी है वो सफल होती दिख रही है। चलिए, विजय झा जी भी हमारे साथ में। विजय जी, एक पुरानी मांग थी और काफ़ी संघर्ष इसको लेकर के यहाँ कर्मचारी करते नजर आ रहे थे, लेकिन सरकार ने उस बात को भी सुना, समझा और पूरा किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 3 लाख से ऊपर शासकीय कर्मचारी जो 2004 के बाद शासकीय सेवा में प्रवेश किए हैं, उनकी बहुत बड़ी मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हम बार बार ये तर्क देते थे कि ये ऐसा मांग है जिसमें सरकार को भी लाभ है, कर्मचारी को भी लाभ है। प्रति माह सरकार 221 करोड़ रुपया 10% अंशदान के रूप में कर्मचारियों को दे रही थी। 111 करोड़ रुपया कर्मचारियों का अंशदान के रूप में जा रहा था, और वो बम्बई में एनपीएस का जो एक ट्रस्ट बनाया है, एनएसडीएल कंपनी मुंबई, वहां 15,000 से 20,000 करोड़ रुपया 2005 के बाद छत्तीसगढ़ का पैसा जमा है, वो हमको वापस मिलेगा। तो बजट में जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लागू करने का प्रयास किया है, वो पैसा छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के जनता का रोड गली बनाने के रूप में उपयोग भी होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं उनको पेंशन पुरुष की उपाधि देना चाहता हूं कि जब तक छत्तीसगढ़ में कर्मचारी रहेंगे,
भूपेश बघेल जी को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए याद करते रहेंगे। कुछ कर्मचारी अभी भी इस अपेक्षा में थे कि ये जो पेंशन की पैसा बचेगी उससे आराम से प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा सकता था, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। सबसे बड़ी समस्या 10-10, 20-20 साल से काम करने वाले हमारे अनियमित कर्मचारी लोग हैं, उनको भी नियमित करना चाहिए था। ये हमारी अपेक्षाएं थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी संघ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मांगे अनंत रहती है। अपेक्षा रखते हैं हम कि और भविष्य में, क्योंकि ये चुनावी बजट है, इसके चलिए बाद आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कर्मचारियों की मांगे, चूंकि कर्मचारी काम लगातार करते हैं इसलिए उनकी मांगे भी लगातार चलती रहेंगी। अमरजीत भगत साहब, कर्मचारी खुश हैं, हालांकि उनके अपने कुछ और मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, चाहे सी मार्ट हो या फिर कृषि क्षेत्र में होने वाले बाकी के इनोवेशन, सबके लिए प्रावधान है। क्या ये जो राज्य सरकार की या जो पार्टी की मंशा है उसको आगे बढ़ाना वाला बजट आप मानते हैं? और एक अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि इसमें वित्तीय प्रबंधन पहले से ज्यादा कुशल दिख रहा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है वो वास्तव में फलीभूत होते हुए दिख रहा है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है विकास का, वो पूरा देश इसको एप्रिशिएट कर रहा है। आप कोविड पीरियड में देखेंगे कि जहाँ पर कल कारखाने बंद हो गए थे, उद्योग धंधे बंद हो गए थे और जहाँ पर बाजार जो है बिल्कुल गिरावट में आ गया था, वहाँ उसी समय छत्तीसगढ़ में बाजार भी गुलजार रहे और हम जीएसटी में भी इंक्रीज किए हैं, चाहे वो खुदरा बाजार हो, चाहे वो सराफा बाजार हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सभी में हमने इंक्रीज किया है। और रिजर्व बैंक का एक टीम आया था जो छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में उन्होंने अध्ययन करने के बाद एक टिप्पणी किया कि छत्तीसगढ़ का जो विकास का मॉडल है ये बहुत अनुकरणीय है और इसका प्रशंसनीय है। तो मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत इसको पॉजिटिव साइनिंग मानता हूँ। क्या बोल रहे हैं? आज इस बजट के बाद मुझे लगता है कि कर्मचारी जहाँ पर खुश है वहाँ पर छात्र भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं और जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक है, सभी लोगों के लिए प्रावधान किया गया। सभी लोग इसमें खुश नजर और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पिलर्स सरकार ने पिछले बजट में अनाउंस किए थे मंत्री जी, और अब की बार हम देख रहे हैं सी मार्ट और साथ ही साथ एक जो शहरी विकास को लेकर बार बार उलाहना मिलता था, तो नवा रायपुर का विकास भी करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, नवा रायपुर का विकास हो, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, जहाँ पर गौठान में मल्टी एक्टिविटीज सेंटर जो डेवलप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे जो स्व सहायता समूह है उनको वहाँ पर काम मिलेगा। वहाँ पर जो मल्टी एक्टिविटीज़ सेंटर संचालित होंगे, गांव में ही काम लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। वहीं पर आप अगर देखेंगे कि जो 2 रुपये किलो में हम गोबर खरीद रहे हैं उससे ऑर्गेनिक वहाँ पर जो है कंपोस्ट खाद बन रहे हैं, उससे एक तरह से रासायनिक खाद के जो किल्लत है उससे उनको बचाया जा सकेगा और इससे बैलेंस्ड बनेगा और कृषक भाइयों को इसमें एक सपोर्ट मिलेगा। तो जहाँ पर उनके उत्पादन को सही दाम मिल रहा है वहीं पर उनको जो रासायनिक खाद की कमी से बचाने के लिए यहाँ पर कंपोस्ट खाद तैयार करके उनको देने की व्यवस्था की जा रही है। सभी लोगों के लिए काम भी व्यवस्था हो रहा है और सभी के लिए उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी की व्यवस्था हो रही है। तो इस तरह से यहाँ का जो विकास का मॉडल है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चाहे वो ट्रैवल एरिया हो, चाहे वो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सभी के लिए प्रावधान किया गया है। तो हम सोचते हैं कि ये बेस्ट विकास का मॉडल साबित होगा। जी, अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी हैं। ब्रह्मे साहब,
हमने देखा था पहली बार जिस तरह बजट लाया जा रहा था तब इसमें एक जो नरवा गरबा घुरबा बारी उसका जिक्र था। इसके बाद गौठान उनके नए और आधुनिक स्वरूप की चर्चा हुई, जिनसे जुड़े सीमार्ट की चर्चा हुई। अब हम देखें तो ये कहा जा रहा है महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के तौर पर प्रत्येक गौठान डेवलप होगा। कृषि उत्पाद के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाया जाएगा। हम एक देख रहे हैं चरणबद्ध तरीके से अपने स्टेप्स को सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी का एक नतीजा था कि कोविड काल में उतनी बुरी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी, और अब ये जो नए 2 स्टेप देखते हैं आप इस गौ से जुड़े हुए संवर्धन के कार्य में या इसे मार्केट से जोड़ने में, इसे आप कैसे पाते हैं अर्थशास्त्री के तौर पर? ये मैं कहूँगा कि इसीलिए कि अभी ये है कि हमारे यहाँ गांव में जिन चीज़ों का निर्माण हो रहा है, चाहे हस्तशिल्प है या और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जब आप वहाँ पे इस प्रकार के जो है सेंटर बनाएंगे, उद्योग केंद्र बनाएंगे, वहाँ पर जो आप गौठान को जो है महात्मा गांधी जो है औद्योगिक पार्क के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हमको वहाँ पे इसके माध्यम से आप रोजगार सृजित कर सकते हैं, वहाँ से लोगों की आय बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ा, मैं कहूँगा पूरे देश में देखिए, ये बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप मैं इसे कहूँगा कि आप यदि गांव की अर्थव्यवस्था यदि सुदृढ़ करते हैं तो ये हम जो कह रहे हैं कि चाहे और दूसरी जो स्रोत हैं उनके माध्यम से वहाँ लोगों की आय बढ़े, और तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक दीर्घकालीन जो है एक स्ट्रेटेजी है। और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे 2019 के बाद से फिर 20, 21 और 22, 23 इस बार चौथा ये बजट आ रहा है, और बिल्कुल इसमें स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इसमें कि यदि आप मुख्यमंत्री को सुबह देखें तो वो जो उन्होंने जो बीफ केस पकड़ के वो जो आ रहे थे तो वो बता रहे थे, वो तो पूरा मॉडल छत्तीसगढ़ का दिखा रहे थे कि यही है, और इसके द्वारा ही जो है इसके अंदर ही विकास छुपा हुआ है, वो दिखा रहे थे उस बीफ केस को। तो उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, ये वाकई बहुत अच्छी बात है, और जो अच्छी बातें उनकी जरूर तारीफ होना चाहिए। अध्ययन का भी विषय है कि सबके लिए अध्ययन का भी विषय है, क्योंकि इसका नेशनल लेवल के ऊपर भी बड़ा चर्चा है। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से सीनियर विधायक रजनीश सिंह साहब भी जुड़ गए। रजनीश जी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरे पैनल पे। आपने भी बजट को सुना देखा होगा, बीजेपी की और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? जी नमस्कार। जी नमस्कार। निश्चित जी पुनीत जी, ये बजट बहुत ही निराशाजनक है, और मैं इसमें कहाँ से शुरू करूं? जो इनके वादे हैं उसमें किसी बात का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ कागजी मायाजाल में कागजी घोषणा में दिखाया गया है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा कर देंगे, बस कर रहे हैं, कर देंगे। इसके सिवा एक भी ऐसा 3 सालों में इनका चौथा बजट है, और मैं मानता हूँ इनका अंतिम बजट। अगला जो बजट आएगा उसके बाद बारिश के बाद बरसात आ जाएगी, तो वो बजट इनका बजट नहीं रहता, फिर तो नया सरकार उसको अपने हिसाब से करती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये चौथा नहीं बल्कि इनका अंतिम बजट है, और इसमें ऐसा किसी भी वर्ग के लिए, चाहे युवा वर्ग के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, कुछ भी नया नहीं। जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है कि गांव में जो इंटीग्रेटेड ये जो गौठान बना है, मैं एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि 10,000 में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 8,000 गौठानों का काम पूर्ण हो गया। 8,000 में 10 ठो गौठान को आज जाके देख लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में किस स्थिति में है, क्या काम हो रहा है, तो असलियत पता चल जाएगी। कहीं पर गौठान में किसी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं चल रहा है, सिर्फ कागजी मायाजाल में दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े बातें के माध्यम से बताया जा रहा है। इसलिए इस बजट में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। विकास के लिए राजस्व व्यय बढ़ ही रहा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए, किस विभाग में क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ, और बार बार केंद्र सरकार की बात करते हैं, इनका बजट का जो आधा राशि है जो बता रहे हैं, वो आधा से ज़्यादा राशि तो केंद्र सरकार से इनको मिल रही। 16,200 ये ऋण ले रहे हैं, और 7,200 करोड़ ये ऋण पटाएंगे। 23,000 लगभग 23,000 करोड़ तो ये ऋण ले रहे हैं। और इस बजट में जो बात कर रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये बजट छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही निराशाजनक है, और आज के बजट में लगभग सब वर्ग छत्तीसगढ़ के निराश होंगे। चलिए मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ में मंत्री जी हैं, अमरजीत भगत साहब, सुन रहे होंगे आप। विपक्ष को लगता है ये बेहद निराशाजनक बजट है और आपके वायदों के अनुरूप नहीं है। मैं
माननीय विपक्ष के हमारे साथी विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको आप ही से पूछे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ा करके 4 करोड़ किया है, तो आप इससे खुश है कि नहीं है? दूसरी बात, जो कर्मचारियों का जो पुराना मांग था पेंशन योजना लागू करने का, उसको बढ़ाया है, उससे आप खुश है कि नहीं है? तीसरी बात, जो कंपटीशन एग्जाम में बच्चे भाग लेते हैं उनके शुल्क में जो छूट दिया है, उससे आप खुश है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनके धान की उपज 2500 रुपये खरीदने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उससे आप खुश है कि नहीं है? इसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में पंच से लेकर के सरपंच, जनपद सदस्य से लेकर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक उनके मानदेय में वृद्धि किया गया है, उनके लिए निधि की व्यवस्था किया गया है, उससे आप प्रसन्न है कि नहीं है? तो ये तमाम प्रकार के जो विकास की अवधारणा है वो फलीभूत होते हुए दिख रही है, जो सीधा लोगों को जोड़ता है और उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड को एक प्रभावित करेगा, उसमें एक गुणात्मक उसमें चेंजिंग लाएगा। ठीक है, रजनीश जी से मैं पूछ ही लेता हूँ। रजनीश जी, इन बातों पे आप खुश हैं कि नहीं? कि आपको ये उत्साहजनक और वायदे के अनुरूप नहीं लगते हैं? चल रहे हैं, लेकिन अगर यूनिट में अगर इनको इकाई मान करके हम कर रहे हैं जी। देखिए पुनीत जी, विधायकों का जो 2 करोड़ से 4 करोड़ किए हैं, मैं माननीय अमरजीत जी भगत वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, इनसे 2018 के पहले पूछे कि एक विधायक को समग्र से, गौरव पद से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण और विधायक निधि मिला के प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपया मिलता था, जो विधायकों के अनुशंसा पर होता था। और मैं अभी बताऊं कि हम लोग को एक भी काम, चाहे वो समग्र हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई राशि नहीं मिल रहा है। तो जो 10 करोड़ मिलता था वो 4 करोड़ मिल गया और हमको उम्मीद भी नहीं है। ये 2 करोड़ की राशि को 4 करोड़ किया गया है। मेरे को जो लगता है कि बाबा साहब को कमजोर करने के लिए, कि उनको 200 करोड़ का जो समग्र राशि दिया जाता था वो दिया नहीं जा रहा है पिछले 2 वर्षों से, इसलिए उसी राशि को विधायकों को दे करके, कांग्रेस के 70 विधायक हैं उनको खुश करने के लिए दिया गया है। और निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा कि जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के, ग्राम पंचायतों को उनके मानदेय में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन विकास के लिए जो निधि है, आप किसी सरपंच से जाके पूछिए 2018 के पहले वो कितने करोड़ का काम किया है और आज कितने काम का किया है। किसी जनपद अध्यक्ष को पूछिए, किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष को पूछिए, तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए 5 लाख 10 लाख दे करके वो उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भी जान रहे हैं कि कितने कितने काम हम कर सकते थे 5 साल में किए हैं, वो बिल्कुल इस बजट से निराश हैं। भगत साहब उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? जनपद का निधि नहीं चाहिए, 10 लाख का जनपद सदस्य को, जिला पंचायत अध्यक्ष को निधि नहीं चाहिए, उनको करोड़ों का विकास काम चाहिए, करोड़ों का मद चाहिए, करोड़ों के जो राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो मद जारी कीजिए, आप समग्र का करिए, गौरव पद का करिए, मुख्यमंत्री के जो विकास के उत्तर भी लेता हूँ रजनीश जी, मैं उत्तर भी लेता हूँ आपकी बातों का। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे विपक्ष के साथी को 4 करोड़ नहीं चाहिए तो ना लेना चाहें तो मना कर दें, लेकिन जिस अर्थव्यवस्था में, जिस बजट में अगर 1,04,000 करोड़ का इसमें प्रावधान है और उसका 25% अगर यहाँ किसानों के लिए किया जा रहा है, उनके उत्पादन का सही दाम मिले, धान का सही दाम मिले, राजीव गांधी न्याय योजना से उनको सपोर्ट मिले, उसके लिए किया जा रहा है, तो इससे अगर ये संतुष्ट नहीं है तो भगवान मालिक है इनका कि किस प्रकार की व्यवस्था ये चाहते हैं। जहाँ किसान संतुष्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से हम जान सकते हैं कि जहाँ किसान संतुष्ट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी। चलिए खैर, अभी मंत्री जी अभी इसका विश्लेषण शुरू हुआ है, अभी इस पर प्रतिक्रियाएं शुरू हुई हैं और ये क्रम आगे भी लगातार चलता रहेगा। सत्ता पक्ष से भी, विपक्ष से भी जिम्मेदार प्रतिनिधि जुड़ेंगे। विजय झा जी, आपसे बहुत कम चर्चा हुई है, एक बहुत मोटा मोटी तौर पर आपने भी बजट को देखा, आप नागरिक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, नेता के तौर पर लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, मांगे अनंत हैं। कर्मचारियों को छोड़कर एक राज्य के नागरिक के नाते आप इस बजट को कितने अंक देते हैं? बहुत जल्दी से। मैं इस बजट को राज्य के एक नागरिक होने के नाते कम से कम 10 में 8 तो इसलिए दूंगा, उसके 2-3 कारण हैं।
वो बजट सबसे अच्छा बजट माना जाता है जिसमें कोई टैक्सेशन करारोपण न हो। इस बजट में कोई करारोपण नहीं है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाया गया है। पंचायत से लेकर विधायक तक के लोगों को उनको आर्थिक अधिकार दिए गए हैं कार्य करने के लिए। गोधन योजना, छत्तीसगढ़ में कृषि प्रधान प्रदेश है और खास करके गाय गोबर, हम लोग बार बार बोलते थे नरवा गरवा घुरवा बारी, अब आई कर्मचारी के बारी, तो कर्मचारी के भी बारी आया है। कुल मिला के गाँव के जनता, किसान, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये बजट संतोषजनक बजट कहा जा सकता है। चलिए अब मैं अंक ही ले सकता हूं सिर्फ आपसे, ब्रह्मे साहब आप कितने अंक देते हैं, क्योंकि ये भी एक रस्म बन गई बजट वाले दिन। नहीं, बिल्कुल, ये बजट तो राजकोषीय प्रबंधन और जो राज्य की विकास की दिशा है और ग्रामीण विकास को देखते हुए मैं इससे जरूर, झा साहब 8 अंक दिए हैं, मैं तो 8.5% से भी ज्यादा अंक देना चाहूंगा इनको, क्योंकि इससे। रजनीश जी आपकी बारी, आप कितने अंक देते हैं विपक्ष के नाते? नहीं, कोई अंक देने लायक बजट नहीं है। पिछले 4 साल से जो रिकॉर्ड सुन रहे हैं वही रिकॉर्ड चल रहा है, और ये आज का बजट है, अनुमान का बजट है। जब वास्तविक बजट आएगी ना, अभी पिछले साल का देखिएगा, तो वास्तविक बजट में जो खर्च किए हैं, इसलिए कोई नंबर देने के लायक नहीं है। जो 4 साल से चल रहा है वही बजट है। चलिए, तो सरकार ने, सत्ता पक्ष ने अपने बजट को विकासोन्मुखी और सबका साथ सबके विकास के साथ जो उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस है उसको मद्देनजर रखते हुए बताया है, और असल मायनों में उन्होंने किसान और ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम जो शुरू किया था उस दिशा में। इस पर विश्लेषण और बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने पक्ष, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।